हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते की पहली खबर को। देखिए बच्चे, एक रिपोर्ट कह सकते हैं इसे। चुनाव आयोग ने इस साल 2024 में भारत में जो सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन, उसे कंडक्ट करवाया। तो उसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2024 के चुनाव को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक विश्लेषण, एक एनालिसिस इन्होंने जारी किया है। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है 2024 के चुनाव को लेकर के। डेटा है, 2-3 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव और 4 राज्य कहाँ कहाँ पे इलेक्शन हुए थे लोकसभा चुनाव के साथ में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम में एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक व्यापक सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में देखिए, सबसे पहले तो इस बार बच्चे भारत में पहली बार 646.4 मिलियन वोटर्स के द्वारा इस चुनाव में हिस्सा लिया गया, जिसके साथ में इस बार इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी होने का, ठीक है। इतने लोगों ने जो है आपका वोट दिया है। उसके अलावा जो आंकड़ा आपको पूछा जाएगा वो है कि फीमेल वोटर, ठीक है, फीमेल वोटर्स के परसेंटेज में इस बार वृद्धि देखी गई है। फीमेल वोटर्स स्टूड एट 65.78% एज कंपेयर टू 65.55% फॉर मेल इलेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ना महिलाओं का चुनाव में भागीदारी करने का, ये प्रतिशत बच्चे 2019 के चुनावों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और ये किसने बताया है? ये रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है लोकसभा इलेक्शन 2024 के नाम से, ठीक है। इतना बस याद रखेंगे। अगला पुरस्कार है 2024 खत्म होने वाला है, 2025 जो है आपका स्टार्ट होगा। तो जनवरी के महीने में एक तो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन जब होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। एक तो बच्चे जब झांकियाँ आती है तो झांकियों में हम याद रखेंगे सबसे अच्छी झांकी किसकी है। उसके अलावा 26 जनवरी की थीम क्या है, 26 जनवरी में गेस्ट कौन रहा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उसमें से एक पुरस्कार आपका दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस बार 2025 में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो कितने बच्चों को चुना गया है? 7 लड़के चुने गए हैं, 10 लड़कियां चुनी गई हैं, ठीक है, 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस बार जो है आपके 10 और 7 17 टोटल जो है आपके 17 बच्चे चुने गए हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। दूसरा स्टैटिक पॉइंट इसमें ये याद रखना कि जो ये पुरस्कार चुने जाते हैं या फिर ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 7 श्रेणियाँ होती हैं, 7 कैटेगरीज होती है, 7 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर होता है, कला और संस्कृति, बहादुरी ब्रेवरी के लिए, नवाचार के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, खेल और पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी कैटेगरी होती है जिसमें कि बच्चों को चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इस बार जो है 17 बच्चे चुने गए हैं। 2025 में 26 जनवरी का सेलिब्रेशन जब होगा उसी टाइम पे जो है आपका इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सभी ने सुन तो लिया होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका निधन हो गया है। 24वें प्रधानमंत्री थे और एम्स में जो है इनका लास्ट समय गुजरा 26 दिसंबर को, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें इनके कार्यकाल से रिलेटेड आपको याद रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग तो सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जानते होंगे, सुना होगा, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि इनका भारत की इकोनॉमी को ग्रो करवाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। लेकिन उसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है इनके बारे में, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? देखिए, सबसे पहले बच्चे भारत सरकार ने पद्म विभूषण इन्हें दिया था 1987 में, याद रखेंगे। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1932 में इनका जन्म हुआ था गाह विलेज। ये विलेज जो है आपका वेस्ट पंजाब यानी कि आज के पाकिस्तान में आता है, इसका मतलब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके अलावा
इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से 2017 में। ठीक है, उसके अलावा ये जो है राज्यसभा के मेंबर रहे 1991 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें जितनी मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, एक एक फैक्ट जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही, सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, इन्होंने बहुत सारे अन्य बहुत सारे अलग अलग रोल में जो है इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है, भारत के लिए, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। तो इनके बारे में यहाँ देखिए, इनकी टाइमलाइन जो है आपकी एक बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई हुई है, द हिंदू में जो है ये छपा था। तो 1991 1996 जहाँ से इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका स्टार्ट हुआ, तो 91-96 में जो है आपका ये बच्चे आपके परमिट राज जो खत्म हुआ 91 में, जो आर्थिक सुधार हुए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आर्किटेक्ट बन करके निकले थे 1991 में, देश के वित्त मंत्री थे उस समय। 2004 में ये जो है 14वें प्रधानमंत्री बने 2004 में। 2005 में जो है आपका यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो है इंडिया के द्वारा की गई, भारत और अमेरिका की, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। 2007 में जो है आपका इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 9% जो है आपका यहाँ पे भारत की रही, और भारत दुनिया में जो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी थी उसमें दूसरे पायदान पर रही। उसके बाद में 2009 में अगर आप लोग देखेंगे तो इन्होंने दोबारा जो है चुनाव जीता सेकंड टर्म का, और पहले पीएम बने जवाहरलाल नेहरू के बाद में, जिनको कि दूसरे टेन्योर के लिए भी चुना गया। ठीक है, तो ये इनका टेन्योर है बच्चे 1991 से लेकर के जब ये देश के वित्त मंत्री थे, उसके बाद में जो है आपका जब ये देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के बाद में जो है दोबारा से इन्होंने चुनाव जीता। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में है। उसके अलावा एक किताब इनकी याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनको इनके द्वारा लिखी गई है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ठीक है, ये किताब जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ये बुक का नाम याद रखिएगा, बुक के ऑथर का नाम आपको पूछा जा सकता है। ये फिर मनमोहन सिंह के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, 4 किताबों का नाम दिया जाएगा, तो ये वाली आपको याद रखनी है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स। ठीक है, ये किताब जो है इनके द्वारा लिखी गई है। अब इसी वाली जर्नी को 2009 के बाद में कंटिन्यू करते हैं। 2009 के बाद में आपको 2012 में जब इनका टेन्योर था, सेकंड टर्म जो है इनका स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे एलिगेशन का इनको सामना करना पड़ा, जिसमें से एक कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था, कोल स्कीम हो गया आपका, स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है 2014 में ग्रैंड कॉर्डन इनको दिया गया। ठीक है, जापान के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया। उसके बाद में 2014 में ही चुनाव हुए दोबारा से, यूपी की सरकार जो है चुनाव हार गई, बीजेपी जो है यहाँ पे चुनाव जीती 2014 के बाद में, लेकिन फिर भी इन्होंने राज्यसभा के मेंबर के रूप में जो है आपका अपना जो कंट्रीब्यूशन रहा वो कंटिन्यू रखा। 2019 में जो है राज्यसभा के लिए दोबारा से चुने गए। 2024 में जो है इनका सबसे लंबा जो पार्लियामेंट्री इनिंग्स थी वो खत्म हो गई 2024 में, राज्यसभा से जो है आपका ये सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, तो ये जो है इनकी 1991 के बाद जो है इनकी अचीवमेंट कह सकते हैं, या फिर इनके टेन्योर में जो जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई वो आप लोग कह सकते हैं, है ना। तो चुनाव इन्होंने कब कब जीता, 2 टेन्योर में जो है आपके प्रधानमंत्री रहे, और हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी रहे। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है इनके बारे में सिख प्रधानमंत्री वाला, वो भी याद रखेंगे। अब बच्चे आप लोग इनको प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है ये कहाँ कहाँ पर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार जान रहे होंगे कि मनमोहन सिंह ने इस रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, सबसे पहले बच्चे 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, उसके बाद में वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में भी काम किया। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी रहे थे 1982 से 85 तक। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर आप लोग याद करते हैं ना, तो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1987 से लेकर के 1990 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कहते हैं दक्षिण आयोग, इसके महासचिव भी थे। ठीक है, साउथ कमीशन के महासचिव भी रहे थे। चंद्रशेखर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जब ये प्रधानमंत्री थे, तो इनके कार्यकाल में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार भी थे।
पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, तो इनके कार्यकाल में ये जो है वित्त मंत्री के रूप में भी रहे। ठीक है, इस समय जो है देश में आर्थिक सुधार जो आए थे उसके आर्किटेक्चर आप लोग कह सकते हैं कि वो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो था, वैसे दोनों का ही नाम आता है, पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम आता है, लेकिन चीज़ें जो है बनाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा और चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, है ना। तो उनकी टेन्योर के समय जो है आपके वित्त मंत्री रहे थे 1991 में। उसके बाद जो है आपका 1991 से केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने यूजीसी बच्चे यूनियन ग्रांट कमीशन, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, ये भी जो है इनकी एक अचीवमेंट के रूप में है। उसके बाद जो है आपका जब इतने सारे अलग अलग रोल निभाने के बाद में यूपीए सरकार जब बनी तो वहाँ पे जो है इनको प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है लगातार 2 साल जो है लगातार 2 कार्यकाल के लिए इनको प्रधानमंत्री चुना, मतलब कि 10 साल। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बाकी जो इनका कंट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पे, चाहे वो आपका आर्थिक सलाहकार के रूप में आपको याद रखना हो, यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी आपको याद रखना है, आपको आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब रहे थे वो भी याद रखना है। ठीक है, तो इतने सारे रोल मैंने आपको इनके बताए हैं। इसी से जो है आपका प्रश्न आ जाएगा कि इनको आप लोग कहाँ कहाँ पर देखते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, तो ये बच्चे इनकी पूरी जो जर्नी है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो पुरस्कार है तो पुरस्कारों में इंदिरा गांधी पुरस्कार याद रखिएगा, पद्म भूषण जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली न्यूज़ जो है आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा 2024 अंटार्कटिका रिपोर्ट कार्ड शीर्षक से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, है ना। तो यहाँ पे ये जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक क्षेत्र है, इसके बारे में जो है आपको बताया गया है। तो क्लाइमेट चेंज की क्या क्या असर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे खतरे में है, एनवायरनमेंट की न्यूज़ है। देखते हैं कि ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है। ठीक है, वैसे तो कोई चीज़ पॉजिटिव इसमें नहीं है, सारी के सारी नेगेटिव ही चीज़ें हैं। तो क्या क्या है बच्चे, सबसे पहले है आपका आर्कटिक की 2024 की गर्मियाँ रिकॉर्ड पर तीसरी सबसे गर्म थी। अलास्का और कनाडा जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी की लहरें देखी गई। ठीक है, सबसे गर्म साल रहा 2024। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदल रहा है। कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिरन या फिर कारीबू की संख्या में कमी आ रही है। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण एक प्रकार का डियर है जिसे रेंडियर कहा जाता है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। तो ये जो बारहसिंगा या फिर रेंडियर है और कारीबू है, इनकी संख्या में यहाँ पे कमी आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज के कारण के जो कह सकते हैं कि जो जीवन शैली है या फिर भोजन में कमी आ रही है। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वाले जो जानवर हैं ये स्पेशली यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है। बाकी यहाँ पे जो है आपका कार्बन के लिए जो आपका पॉइंट है वो थोड़ा सा याद रखना। ये जो है आपका कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स जो है आपका ये लगातार बन रहा है। ठीक है, बाकी बच्चे अगर हम आर्कटिक की बात करें तो आर्कटिक रीजन किसे कहा जाता है, तो आर्कटिक रीजन जो है आपका कहाँ कहाँ पे है। आर्कटिक पृथ्वी में जो सबसे उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उस वाले रीजन को कहा जाता है। तो नॉर्थ पोल में कौन कौन सा क्षेत्र है, देखिए इसमें आपका आर्कटिक महासागर आ जाता है, इसमें आपका अलास्का अमेरिका के कंट्रोल में जो है। ठीक है, कनाडा हो गया आपका, फिनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग नक्शे में देखेंगे तो बच्चे ये जो आपको हल्का सा ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा होगा ना, इसके जो है आर्कटिक रीजन कहा जाता है। इसमें आपका आर्कटिक ओशन आता है, ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा दिख रहे हैं, कनाडा का कुछ हिस्सा आपका आ रहा है, अलास्का का भी कुछ हिस्सा, अलास्का का जो आपका पूर्वी हिस्सा है वो जो है आपका आर्कटिक रीजन में आ जाता है। रसिया का ये वाला हिस्सा हो गया आपका, इधर आपका फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, इन कंट्रीज़ के भी जो कुछ कुछ हिस्से हैं वो जो है आपके आर्कटिक रीजन में आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसे कंबाइनली क्या कहते हैं, आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है
इस रिपोर्ट में जो है इस क्षेत्र के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, अब बच्चे भारत की तरफ से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत ने आर्कटिक रीजन में अपने जो वेधशालाएं हैं या फिर अपना जो अन्वेषण कार्यक्रम है वो कब शुरू किया था, कब जो है यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भारत के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में 1920 में एक संधि को ज्वाइन किया गया था। ठीक है, संधि कौन सी थी? इसे कहते हैं स्वालबार्ड संधि। याद रखना, स्वालबार्ड संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद में हम कैपेबल हो गए थे कि हम यहाँ पे अपनी कोई भी प्रयोगशाला खोल सके। उसके बाद में 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया और इसी के जरिए जो है 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में हिमाद्री नाम से एक अनुसंधान केंद्र खोला गया। उसके बाद 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया भारत ने। ठीक है, जो बच्चे आर्कटिक परिषद है ना, काउंसिल है, इस काउंसिल में हम जो है पर्यवेक्षक की स्थिति में है भारत, याद रखना पर्यवेक्षक की स्थिति में है। उसके अलावा भारत में इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, ये जितनी भी जो है आप रिसर्च प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि आर्कटिक रीजन में किए जाते हैं इंडिया के द्वारा, उसके लिए एक नोडल एजेंसी काम करती है भारत में। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र है। तो इतना जो है आपको आर्कटिक रीजन के बारे में याद रखना है। एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का असर कहीं पे भी पॉजिटिव तो नहीं पड़ रहा है, तो वही चीज़ आपके आर्कटिक क्षेत्र के साथ में भी है। यहाँ पे जो आपका, वैसे अगर रिपोर्ट आप लोग देखेंगे तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है बच्चे। धीरे धीरे जो समुद्र की सतह है वो आपकी उठ रही है, ये भी बताया गया है। साथ में जो यहाँ पे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो आपके पिघल रहे हैं। ठीक है, जो आपके आइसबर्ग हैं उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे रहने वाले जो मूल रूप से जो जानवर यहाँ पे रहते हैं उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। उनको जैसे क्लाइमेट मिलना चाहिए, उनके जीवित रहने के लिए जो भोजन चाहिए उसमें कमी आ रही है, इसके कारण उनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बताई गई हैं। अगली न्यूज़ जो है छोटी न्यूज़ है। आपको इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि 26 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है बच्चे, यहाँ पे किस लिए मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के जो बालक थे उनके बलिदान के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस दिन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादों का जो बलिदान है, मतलब इनकी जो स्टोरी है, इसको मध्य प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैप्टर के रूप में जो है इसे सरकारी स्कूलों में जो आपका करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, मतलब कि बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है आपको पूछा जाएगा, तो याद रखना मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अगला है आपका रसिया। आप लोगों ने देखी भी होगी ये वाली न्यूज़। रसिया ने बच्चे कैंसर का एक वैक्सीन तैयार कर लिया है ना। तो रसिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने mRNA वैक्सीन विकसित किया है। अभी इन्होंने जो है एक तरीके से क्लेम किया है कि हमने एक mRNA वैक्सीन जो है बनाया है जिसे प्री क्लिनिकल परीक्षणों में ट्यूमर के विकास को दबाने की क्षमता दिखाई गई है। तो जितने भी इसके अभी परीक्षण किए गए हैं वहाँ पे आपका सफल हुआ है। ठीक है, तो वैक्सीन बच्चे कैंसर के लिए, आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी ऐसा ना, तो कैंसर के लिए जो है वैक्सीन बनाई गई है। और 2025 की शुरुआत में रसिया ने कहा है कि ये कैंसर जो है आपकी कैंसर शॉट मुफ्त में पा सकते हैं रसिया के लोग। हालांकि अभी न्यूज़ आई थी कि बाकी कंट्री जो इनके अलाइन कंट्रीज़ हैं उनको भी जो है आपका दिया जाएगा, रसिया के द्वारा फ्री में दी जाएगी। तो ये वैक्सीन जो है आपकी mRNA, याद रखना mRNA वैक्सीन जो है बनाई गई है किसके द्वारा? रसियन साइंटिस्ट के द्वारा। अगली छोटी न्यूज़ है ऑबिचरी से ही रिलेटेड है। भारत में सर्वकालिक महान मलयालम लेखक में से एक M.T. वासुदेवन नायर इनका नाम है। बच्चे बहुत फेमस जो है मलयालम राइटर थे, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, M.T. वासुदेवन नायर इनका नाम है। केरला में कोझिकोड में इनका निधन हुआ है। 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और किस पुस्तक के लिए मिला था? कलम। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। इस मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम याद रखना ही मुश्किल होता है। तो
MT वासुदेवन नायर इनका नाम है। आपको पूछा जाएगा इनका क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो है बहुत फेमस साहित्यकार है, ठीक है। बहुत सारे पुरस्कार भी इन्होंने अपने लेखन के लिए जीते हैं। पद्म भूषण 2005 में इन्हें दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1995 में इन्हें दिया गया है। 2025 में केरला ज्योति पुरस्कार इन्हें दिया गया है। साथ में साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोग देख रहे हैं, तो इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, इनकी किताब का नाम है कलम, जिसके लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो मलयालम भाषा के राइटर, नाम है MT वासुदेवन नायर। अगला बच्चे एक स्टेट है AP, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी एक स्टेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका नाम है आपका रथ सप्तमी, ठीक है। अब ये रथ सप्तमी के बारे में थोड़ा, पहले तो स्टेट का नाम याद रखिएगा, रथ सप्तमी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। श्रीकाकुलम जिले में अरसावल्ली में श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, ये आपको मंदिर का नाम याद रखना है। श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों तक रथ सप्तमी को राजकीय उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह सूर्य के जन्म का भी प्रतीक है, इसलिए इसे सूर्य जयंती, सूर्य देव का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य जयंती के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिस मंदिर में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है उस मंदिर का नाम है श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर, ठीक है। तो यहाँ कहाँ पे मनाया जा रहा है ये है आपका आंध्र प्रदेश। नाम याद रखिएगा, रथ सप्तमी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये जो है आपकी छोटी छोटी न्यूज़ है, यहाँ पे एक एक लाइन में आपको चीज़ें याद रखनी होती हैं, ठीक है। बाकी जो डिटेल में जैसे आर्किटिक वाली न्यूज़ हमने पढ़ी है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RRB CBT 2 में इन्वायरमेंट आपको GK में भी मिलेगा। अभी आप लोगों ने CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है बच्चे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक शिफ्ट में तो सिर्फ प्लास्टिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, है ना। वहाँ पे जो है आपके और क्वेश्चन भी कैसे थे, फैक्ट वाले भी थे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी थे। कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है, आप पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं, रिसाइकलिंग के बारे में, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, वहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे। और वो CBT 1 की बात है, ठीक है, जब CBT 1 में 15 नंबर का GK आपका आया था। यही चीज़ आपकी रिपीट होगी CBT 2 में, 15 मार्क्स की GK वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो इन्वायरमेंट जो है अलग से CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल वो आपको CBT 1 में भी पूछा गया था। तो वो बच्चे अगेन जो 15 नंबर का GK आपका आएगा CBT 2 में, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट जो है RRB का है इन्वायरमेंट, ठीक है। चाहे आप RRB LP को दे रहे हैं, JEE दे रहे हैं, अभी जो है NTPC का देंगे, है ना। तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जो रेलवे बोर्ड के द्वारा करवाए जाते हैं, इन्वायरमेंट को काफ़ी तवज्जो दी जाती है ना। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और क्वेश्चन जो है आपका जो आज की प्रॉब्लम्स है, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, तो इस तरीके की जो रिपोर्टें हैं, जो आपकी एनालिसिस किया जाता है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अगर कहीं पे दिख रहा है तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तक जो है आप लोगों ने खूब सारी कट ऑफ के एनालिसिस तो देख लिए होंगे, अभी तक थोड़ा सा अंदाजा आपको हो गया होगा कि CBT 2 देना है या नहीं देना है, प्रिपेयर करना है या नहीं करना है ना। तो CBT 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, तो इस सब्जेक्ट को छोड़िएगा मत, इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। CBT 1 अभी आप लोगों ने दिया है, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट को समझना ज़रूरी है, सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। तो CBT 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कंप्यूटर 10-10 नंबर का अलग से दिया हुआ है, वो आपको पूछा जाएगा अलग से, प्योर, मतलब उसमें कोई शंका ही नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, वो आपका 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा ही आएगा, 10 नंबर का इन्वायरमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उन दोनों को भी आप प्रिपेयर करिएगा अगर CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर हमारे साथ में जुड़ करके करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाइए, उसे डाउनलोड करिए और उसके भीतर जो है आपको इन्वायरमेंट और कंप्यूटर का अलग से कोर्स मिलेगा। अभी जो है थ्योरी वहाँ पर कंप्लीट है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, PDF है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपकी अनाउंसमेंट आती है, आपको लाइव प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी, तो MCQ भी जो है आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो हर तरीके का मटेरियल है, थ्योरी अभी वहाँ पे डली हुई है, बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे है, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का पूरा जो सिलेबस है आपका उसे कंप्लीट करिए, ठीक है, जितना भी समय आपके पास में है, और जल्दी से जो है MCQ बैच के लिए तैयार करिए खुद को, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।